ये चीन के लिए एक गॉड फॉर्सन एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे उसने अपने सारे हथियार टेस्ट कर लिए। और दूसरा, मेरे हिसाब से जो शहीद हुए हैं उनको अभी तक हम लोग प्रॉपरली याद भी नहीं किए हैं। अगर उस पर आप उचित समझिएगा तो एक टिप्पणी कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। भारत की विश्व चीन और पाकिस्तान एक साथ अब दिखाई दे रहे हैं इस युद्ध में। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार आनंद जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्यक्रम पे फिर आने पे। पब्लिक इंडिया, आप बड़े टॉपिकल मुद्दे रेज करते हैं तो इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, आप जहाँ तक आपके दो सवाल हैं, पहला सवाल तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं था इंडिया में कि पाकिस्तान की जो मेन सारे हथियार जो हैं वो सारे नहीं, जो भी कमांडर साहब, मैं एक चीज और कह दूं, राहुल गांधी और मेरे ख्याल में मेरे कार्यक्रम में पिछले 2 साल से आप ये आगाह करते आ रहे हैं कि चीन एक बड़ी ताकत बन रहा है, भारत का उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि नौसेना के रूप में भी वो पूरा बांध रहा है आपको। वो एक मैन टू मैन मार्किंग नहीं, वो हिलने नहीं देगा अगर हमने उसको इसी तरह से आगे बढ़ने दिया। मैं सिर्फ दर्शकों को बता दूं, मेरे पुराने 2-2 ढाई साल पहले देख लीजिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ग्राउंड पे जो हो रहा था वो कमांडर जयसिंह साहब बता रहे थे। माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको टोका। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चीन जो है पाकिस्तान को हथियार देता है, हर किस्म के हथियार दे रहा है। नौसेना में आपने देखा, अभी आपको पता नहीं, आपके दर्शकों को शायद मालूम होगा कि 4 डिस्ट्रॉयर दिए हैं रिसेंटली, टाइप 052, और 8 पनडुब्बियां, जिसमें 4 चीन से आ रही हैं और 4 पाकिस्तान में बन रही हैं। टाइप 039 है, उस पाकिस्तान की, वो चीन की सबसे मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है, उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है। 8 पनडुब्बी दे रहा है। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसमें 8 पनडुब्बी क्या करेगी पाकिस्तान, कहाँ डिप्लॉय करेगी? तो जाहिर है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन करेगी जब चीन को ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए ये सब दिया जा रहा है। कल को अगर उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि भाई अपनी जो हमने आपको 8 पनडुब्बियाँ दी, इनमें 4 आप अरेबियन सी में डिप्लॉय कीजिए, तो जाहिर है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा थोड़ा बहुत। वो अलग बात है कि हमारी नौसेना पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बड़ी है और हमारी बहुत एसिमेट्री है दोनों की कैपेबिलिटीज़ में। पर कुछ भी कहिए, पनडुब्बी होती है, और पनडुब्बी अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में डिप्लॉयड हो तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हो सकती है, क्या कर सकती है, क्यों गई है, कितने दिन रहेगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। जहाँ तक दूसरा सवाल है, ये भी बिल्कुल जाहिर है कि चीन ने हमारा न सिर्फ अपने हथियारों की टेस्टिंग हो गई, उनके हमारे हथियारों की भी टेस्टिंग हो गई। तो उन्होंने देख लिया हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, हमारे क्या गैप्स हैं, हम क्या 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 फायर कर सकते हैं, क्या क्या हमारी वेपनरी है बॉर्डर पे। तो जाहिर ये तो सही बात है कि चीन को काफ़ी इससे नॉलेज मिली होगी। अब चीन इसका कितना इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, वो अलग बात है, वो कभी आए नहीं आए। पर ये बिल्कुल सही बात है कि एक टाइम आएगा, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, जब चीन हमको मैरिटाइम फ्रंट पे भी हमारे ऊपर बहुत दबाव डालेगा। जो आपने जिक्र किया, जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते थे कुछ साल पहले, बांग्लादेश को पनडुब्बी दी है, पाकिस्तान को पनडुब्बी दी है, तो इसका मतलब बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश में सबमरीन बेस बनाया है बीएनएस शेख हसीना, चीन ने बनाया है बांग्लादेश के लिए, जहाँ 6 पनडुब्बी तक बर्थ हो सकती हैं। बांग्लादेश के पास केवल 2 हैं। तो जब पाकिस्तान, चीन की अगर आप लिमिटेशन देखें उसकी नौसेना, मैं नौसेना की बात कर सकता हूँ, अगर उसकी आप नौसेना की लिमिटेशन देखें तो उनकी पनडुब्बियों की लिमिटेशन ये थी कि चीन के मेनलैंड से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में आने के लिए उसको 7,000 किलोमीटर एक वन वे ट्रांजिट करना है और 7,000 किलोमीटर वापस जाना है। मतलब उसकी जो इंड्योरेंस है उसमें 14,000 किलोमीटर उसके आने जाने में ही लग जाएंगे। तो वो कितने दिन तक इस इंडियन ओशन में डिप्लॉय हो सकती है, ये उनका चैलेंज था। पर अगर उनके पास ग्वादार में एक बेस हो जाए, अगर उनके पास बांग्लादेश में एक बेस हो, तो पनडुब्बी आराम से वहाँ आ सकती है, वहाँ उसका रिपेयर हो सकता है, उसकी रीफ्यूलिंग हो सकती है, उसकी रिप्लेनिशमेंट हो सकती है, और फिर वो जैसे उन्हीं की पनडुब्बी है वहीं पे डिप्लॉय हो सकती है। तो इससे जो है हमारे ऊपर दबाव जरूर आएगा। बंगाल की खाड़ी में अभी तक हमारे खिलाफ वहाँ पे कोई नहीं था, और चीन का इरादा है कि बंगाल की खाड़ी में आना, क्योंकि उनको अपने मलक्का डिलेमा को सॉर्ट आउट करना है कि भाई वहाँ भारत इतना हावी ना हो कि हमारे ट्रेड को रोक सके, वही अरब सागर में पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। तो ये तो होगा। और इसी तरह आर्मी और एयरफोर्स के भी एसेट्स जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी कि आपको
हम जानते हैं कि पाकिस्तान कितना निर्भर है चीन के ऊपर। CPEC है, $60 बिलियन का लोन है और दुनिया जहाँ की चीज़ें। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरे ख्याल से डिप्टी चीफ ने भी ठीक ही कहा है कि चीन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है, इस जो 3 दिन का युद्ध हुआ हमारा या जो भी स्कर्मिश हुआ, और इसका हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुली इसको असेस करना पड़ेगा, केयरफुली इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और हमें क्या स्टेप्स लेने अगले 3-5 साल में इसको काउंटर करने के लिए, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये तो मालूम है कि ये हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि भारत की एक रेपुटेशन थी कि हम अपने जवानों की इतनी इज्जत करते हैं कि हम कभी ऐसा नहीं होगा कि जो पाकिस्तान अपने एक्नॉलेज नहीं करता अपने लोगों को। हम हमेशा ये बोलते थे, कारगिल के बाद भी हमने बोला कि उन्होंने तो बोला कि हमारे आर्मी के जवान ही नहीं है जब तक हमने उनके आई कार्ड नहीं दिए उनको। तो मैं अभी भी ये मानना चाहूँगा कि हम अभी भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, और इस बार जो हुआ है वो उससे कोई फ़र्क नहीं है कि अगर कोई कैजुअल्टी एडमिट नहीं की गई है कि हुई है, तो मैं ये चाहूँगा मानना कि नहीं हुई है। अब उसके आगे कहना बहुत मुश्किल है कि क्या एक्चुअली हुआ। कल कॉमरेड अनिल जयसिंह साहब, मैं एक चीज बस समझ लूं, ये लार्जर क्वेश्चन में एक चीज छुप जा रही है। जो चीन आ रहा है बहुत बड़ा पाकिस्तान का साथी बन के, अमेरिका पाकिस्तान का भी साथी है, हमसे भी कह रहा है कि आप हमसे खरीदिए, हमसे। दुनिया का जो टोटल प्रोडक्शन है, मैं अभी देख रहा था, आर्म्स का जो टोटल प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं, 48% यूएसए करता है, 17% चीन करता है। तो ये तो इनके इंटरेस्ट में है कि यहाँ खूब झगड़ा होता रहे। तो ये दोनों लोग तो हरदम चाहेंगे कि तुम भी लड़ो, बकअप करते रहेंगे। और यूएसए ने तो एक मॉडल आज से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से किया हुआ है कि वो जब आपके झगड़े होते हैं, तो चाहे वो यूके हो, चाहे वो आज यूक्रेन हो, उधार पे खूब माल बेचता है कि जाओ लड़ाई करो और उसके बाद तो हम तुमसे वसूली लेंगे। वो इस तरह की बात करके रेयर अर्थ से लेके सारा कुछ करना। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। भारत अपनी एक नीति जो हमारे यहाँ नैमतिया को, वाई वी आर नॉट एबल टू हैव आवर ओन एज फार एज फॉर, वो हो आपका एक डिफेंस की जो नीति है वो आज तक पॉलिसी नहीं बन पाई। कितनी बार उस पर काम हुआ, मैं उस पर एक छोटी टिप्पणी जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वाई इंडिया नीड्स अ डिफेंस पॉलिसी, उसकी जरूरत क्या है, अहमियत जरा बता दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका का तो फायदा है अगर दोनों पक्ष उनसे हथियार खरीद के एक दूसरे के साथ लड़ें। वो तो उनकी पॉलिसी हमेशा से रही है। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी कोरिया में लड़ाया, वियतनाम, सब जगह जहाँ भी देखें आप, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो भी बड़ा देश है, जिस भी देश के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी इकोनॉमी के लिए, वो यही कोशिश करेगा, और अगर बना सकता है। हमारी मजबूरी है कि हमको लेने पड़ते हैं, हम क्या करें, हमारे पास खुद काबिलियत नहीं है ये इंडिजनाइजेशन इतनी करने की, टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास, हमारे R&D बजट्स हैं नहीं। हमारा R&D बजट जो है इस साल के लिए, वो डिफेंस बजट GDP का 2% या करीब है, उसका कुल 6% R&D को दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, इस बजट के साथ हाई टेक टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप होगी, कैसे डेवलप करेंगे, इसको बहुत ध्यान से सोचना है। अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी का अकेले का डिफेंस बजट हमारे पूरे R&D बजट से ज़्यादा है। तो टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप होती है। और ये भी मैं बता दूं कि आपको कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं देगा, कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी अपनी कंपनीज को कटिंग एज टेक्नोलॉजी देने की। देंगे तो 1 जनरेशन पुरानी देंगे, 2 जनरेशन पुरानी देंगे, और जो कोर टेक्नोलॉजी है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। वो आपको एक ब्लैक बॉक्स में मिलेगी, वो बोलेगा ये आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो आप एरो इंजन बनाएंगे, 80% आपको हम सब बता देंगे कैसे बनाना है, पर वो जो 20% है जो आपको नहीं दे रहे हैं, वो आपको मिलेगा भी नहीं, और उसकी वजह से आप हम पे निर्भर रहेंगे। तो ये एक विशेष साइकिल है। हमारी भी मजबूरी, हमको जाना पड़ता है लेने के लिए। और ये मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इतना स्ट्रेटेजिक समझता है कि कुछ भी हो आपके हित में ही काम करेगा। वो इतनी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है। आप फ्रांस से देख लीजिए, आप इजराइल से देख लीजिए, आप US से देख लीजिए, आप रशिया से देख लीजिए। हम इतना 15 सालों से हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं मिलिट्री हार्डवेयर को। कितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है इतने सालों में? कुछ भी नहीं शेयर किया है। वापस हम उन्हीं के पास जाते हैं जब उनको नई चीज़ चाहिए होती है। तो पर ये मैं कहूँगा कि जो 2014 में जो प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया विजन दिया था, उसमें डिफेंस को एक की सेक्टर बनाया था। ज़्यादा हुआ नहीं कुछ। ऑफसेट टेक्नोलॉजी, ऑफसेट प्रोग्राम बना, वो पॉलिसी नहीं चली। PPP मॉडल करने की कोशिश की, वो पॉलिसी नहीं चली। बट
जब से उन्होंने इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भरता पे जो डिसीजन लिया कि डिफेंस एक की सेक्टर है, ये स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, उन्होंने क्या किया, जितने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट हो रहे थे उस साल में, उन पे सब पे फ्रीज लगा दिया और बोला जब तक मेरे को ये कन्विंस नहीं कर पाओगे आप कि ये ज़रूरी है अब्रॉड से आना, मैं ये आने नहीं दूंगा। और उसके बाद 5, पता नहीं आप लोगों को मालूम है, 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनी है, जिसमें लिस्ट किया गया है कि कौन से साल से कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया में ही बननी चाहिए और इम्पोर्ट अलाउड नहीं होगा। ये काफ़ी सोच समझ के बनाया है, ऐसा नहीं है, मैंने देखी है वो लिस्ट। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है अभी, उन पर 2028 तक का टाइम दिया है, किसी में 2029 तक का टाइम दिया है, किया है। अब कितना वो, ये तो आपने पॉलिसी बना दी, पर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसलेट करने के लिए कितना आपका इंटरेस्ट है उसको करने में, वो देखना है। अभी आप अगर देखें, यहाँ एरो इंजन हम बनाना चाहते हैं इंडिया में, पर आप तैयार हैं उस कंपनी को बोलने के लिए कि अच्छा अगर आप एक प्रोटोटाइप बना देंगे उसके बाद आपको 200 इंजन देंगे हम। हमारी पॉलिसी ये अलाउ नहीं करती, हमारा डीपीपी कहता है नहीं, कंपेटिटिव होगा। तो 10 एयरक्राफ्ट का अगर प्रोग्राम है तो आपको 10 इंजन बनाने को मिलेगा, फिर 11वें इंजन के लिए फिर कंपटीशन होगा, और 11वें से 20वें इंजन के लिए आपको अलाउ होगा, तो 21वें के लिए फिर कंपटीशन होगा। कौन इन्वेस्ट करेगा? अगर आपको, आफ्टर ऑल बिजनेस कोई चैरिटी नहीं है, बिजनेसमैन करना चाहता है, भारत फोर्ज वगैरह ये कंपनीज बहुत काम कर रही है इंडियन डिफेंस सेक्टर में, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ तो चाहिए उनको, वो आप कमिट करने के लिए तैयार नहीं। आप अभी भी वो पुराने सिस्टम में L1 होना चाहिए, कंपेटिटिव बिडिंग होनी चाहिए। तो जब तक ये सस्पिशन रहेगा MOD को कि हमारा सब लोग बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वी हैव टू बी ओपन, वी हैव टू डिस्कस। और इंडस्ट्री भी करना चाहती है, इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री नहीं करना चाहती, इंडस्ट्री भी करना चाहती है, उनका भी फायदा है इसमें। R&D करना चाहती है, डेवलप करना चाहती है टेक्नोलॉजीज, पार्टनरशिप्स करना चाहती है फॉरेन कंपनी के साथ। फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके अपना इकोसिस्टम में इंक्लूड होना चाहती हैं, बोलती हैं हमको मालूम है फ्यूचर मार्केट यही है, तो हम भी यहाँ इंडिया में आके अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए यहाँ बनाना चाहते हैं। इंडियन इंडस्ट्री में अच्छा है, पर हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है उसमें एक गैप है, वो गैप ब्रिज करना है। और वो गैप ब्रिज नहीं होता है, पता नहीं हर बार वो DAP बनता है, वही चीज़ें डिस्कस होती हैं और वही वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हमको इंडीड इंडिजिनाइजेशन और आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया सक्सेसफुल करना है, डिफेंस में ओवरनाइट नहीं होगा, डिफेंस इक्विपमेंट को टाइम लगता है डेवलप करने में, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। तो हमको फर्स्ट स्टेप से लेना है R&D बजट। R&D के लिए इतना पैसा दीजिए कि अगर फेलियर भी हो तो वो ऑब्जॉर्व कर सके। नई टेक्नोलॉजी कभी पहले स्ट्रोक में सक्सेसफुल नहीं होती है, एक आधा फेलियर होगा। फिर जैसे हमारा स्पेस प्रोग्राम है, उसको सपोर्ट मिली है, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमारा स्पेस प्रोग्राम, वही हम डिफेंस में क्यों नहीं उसको रेप्लिकेट कर सकते, पर यहाँ नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो ये जो हमारी डिपेंडेंसी है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इसके हम हमेशा विक्टिम रहेंगे। बड़े पावर्स को वो हमेशा यूज़ करेंगे हमको, इसमें कोई स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये फुल्ली ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। जो आएगा आपसे खरीदने के लिए, आप उसको बेचने के लिए तैयार हैं। आप फ्रेंच का देख लीजिए, आधा इक्विपमेंट फ्रांस के हवाई जहाज पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, फ्रेंच पनडुब्बियाँ पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, तो कहाँ गई वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप फिर? जी जी जी।